हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशु है। मैं आपके लिए सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के सर्कुलर की वीडियोस लाने वाला हूं। अब ये जो वीडियोस हैं ये वीकली बेसिस पर बनेंगी और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो हम शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ WMA लिमिट प्रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के सेकेंड हाफ के लिए WMA लिमिट कितनी है? इसका आंसर है 5000 करोड़। इस क्वेश्चन में एक टर्म यूज हुआ है WMA, जिसको समझे बिना हम इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ सकते, जिसका फुल फॉर्म है वेज एंड मीन्स एडवांस। हम अच्छे से देख लेते हैं वेज एंड मीन एडवांस क्या होता है। वेज एंड मीन एडवांसेस आर टेम्पोररी एडवांसेस given by RBI to center and state government to requirement of cash or payments। जो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं, ये एक टेम्प्रोरी एडवांस है जो RBI देती है स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट को जब उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है। सेंटर एंड स्टेट पे इंटरेस्ट लिंक टू द रेपो रेट ऑन WMA। जो ये WMA सेंटर और स्टेट लेते हैं उस पर ये जितना रेपो रेट होता है उस करेंट सिचुएशन में उतना ही ये इंटरेस्ट देते हैं। WMA should return within 90 days. If the WMA exceed more than 90 days, it would be treated as an overdraft plus 2% from repo rate। WMA जो होता है उसको 90 डेज के अंदर में ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न करना होता है। अगर ये इसके बीच में रिटर्न नहीं करते हैं तो इसको OD की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर 90 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो जो उस पर इंटरेस्ट रेट रहता है वो रेपो रेट से 2% से बढ़ जाता है। तो इसका टोटल मतलब ये है कि जो WMA लिमिट है वो एक तरह का टेम्प्रोरी एडवांस है जो RBI देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो जो अभी इन्होंने 2023-24 के हाफ ईयर के फाइनेंशियल ईयर, जो अब आगे बचा हुआ हाफ ईयर का फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए इसकी लिमिट 5000 करोड़ रुपए फिक्स की गई है, जो कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली मतलब है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, RBI इशूज गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग। RBI ने अभी एक गाइडलाइन इशू किया है फॉर रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग के लिए, जिसमें हम पढ़ लेते हैं। RBI sets 30-day limit to release property document after foreclosure. However, if the delay is attributed from the RE, it shall compensate the borrower at the rate of 5000 rupees for each day of delay। इस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि जब भी कोई लोन क्लोज होता है उसके बाद जो उसके प्रॉपर्टी पेपर है वो 30 दिन के अंदर ही अब हमारे बोरोवर्स को मिल जानी चाहिए। अगर उसमें कोई भी डिले होता है तो जो रेगुलेटेड एंटिटी वाली कंपनियां हैं उनको 5000 रुपये पर दिन के हिसाब से बोरोवर को कंपनसेट करना होगा। पहले क्या होता था कि RE कंपनियां जो होती थी इसका कोई समय फिक्स न होने के कारण बहुत दिनों तक बोरोवर को उनके प्रॉपर्टी पेपर के लिए परेशान करती थी। पर इस गाइडलाइंस का ये फ़ायदा होगा कि 30 दिन के अंदर ही उनको प्रॉपर्टी पेपर रिलीज़ करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको 5000 रुपये पर दिन के हिसाब से कंपनसेट देना होगा। और अगर जो प्रॉपर्टी पेपर में कोई वियर एंड टियर है तो उसको ठीक करा के देना होगा रेगुलेटरी एंटिटीज़ को, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा 30 दिन का समय मिलेगा। तो मेन यही है कि इस गाइडलाइंस का यही फ़ायदा है कि जो हमारे बोरोवर हैं उनको 30 दिन के अंदर ही उनको प्रॉपर्टी पेपर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है इंडिया के एक्सटर्नल डेप्ट से रिलेटेड है। इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट एज एट द एंड ऑफ जून 2023 $629.1 billion and increased with $4.7 billion at its level at end March 2023। इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट जून मंथ के अंत में 629.1 बिलियन USD हो गया है, जो कि मार्च 2023 के एक्सटर्नल डेप्ट से 4.7 बिलियन USD अधिक है। However, external debt to GDP ratio declined to 18.6 at end of June from 18.8 of March 2023। जबकि एक्सटर्नल डेप्ट टू GDP रेशियो जो है जून के अंत में वो 18.6 हो गया है,
जो कि मार्च के अंत में 18.8 था। इसका मतलब है कि जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो कम हुआ है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है। हम एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो का मतलब समझ लेते हैं। एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो हमें ये बताता है कि किसी देश पर उसकी जीडीपी के कितने % के बराबर कर्ज है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो 18.6% है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के जीडीपी के 18.6% के बराबर इंडिया के ऊपर कर्ज है। तो डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो अगर किसी कंट्री में अच्छा माना जाता है तो 60% तक अच्छा माना जाता है, लेकिन जब रेशियो 60% के ऊपर हो जाती है तो उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है और देश के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट हुई है क्योंकि वहाँ पे डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो बहुत हाई हो गया था। अभी फ़िलहाल दुनिया में डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो सबसे ज़्यादा जापान में है, जो कि 250% है। इंडिया का जो प्लेस है वो 8वां प्लेस है, और इंडिया में जो पंजाब है, पंजाब स्टेट, उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अभी 15.3% चल रहा है, जो कि अलार्मिंग है। तो ये है हमारा एक्सटर्नल डेब्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RBI and Bank for International Settlement BIS announced the winner of G20 टेक स्प्रिंट। अभी इंडिया में एक टेक स्प्रिंट चल रहा था, G20 टेक स्प्रिंट, जिसके विनर को RBI और BIS ने अनाउंस किया हुआ है। और इसके विनर 2 फ्यूज फिनटेक स्टार्टअप हैं जिनका नेम है मिलिशियंट लैब और सेक्रेटरीज। हम थोड़ा देख लेते हैं ये टेक स्प्रिंट के बारे में। जो टेक स्प्रिंट हुआ है ये मुंबई में हुआ है, और जो हमारा BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसका जो हेड ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में है। इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं जो कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली में है। तो ये आज का वीडियो है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीक में हम सितंबर के सर्कुलर्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हम आपको आने वाले वीडियोस के बारे में बता सकें। धन्यवाद। गुड नाइट।